कृष्ण की नगरी मथुरा की बात हो जाए, जहां से हेमा मालिनी तीसरी बार मैदान में हैं। 2019 और 2014 में मथुरा में कमल खिल चुका है, लेकिन क्या तीसरी बार भी हेमा मालिनी को जीत मिलेगी या फिर कांग्रेस के मुकेश धनगर उनका विजय रथ रोकने जा रहे हैं। मथुरा में दूसरे चरण में मतदान हुआ था और इस बार के चुनाव में मथुरा सीट का वोटिंग परसेंटेज निराशाजनक रहा। 2019 के मुकाबले मथुरा में करीब 12% कम वोटिंग हुई। मथुरा में वोट घटा, अब ये चोट किसे पहुंचाएगा? हर्षवर्धन जी, मथुरा नहीं देखिए, मतलब ये थोड़ा सा अनपॉपुलर ओपिनियन है, लेकिन है ये मेरा ओपिनियन। यहां भी भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा अवसर था, जैसे अयोध्या में बड़ा अवसर था कैंडिडेट चेंज करने का, और मैं नहीं समझ पा रहा हूं। कई बार लगता है ना, ठीक है, नरेंद्र मोदी अमित शाह बड़ी रणनीति करते हैं, जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उसमें हम जैसे लोगों की समीक्षा टिप्पणी का कोई मतलब नहीं है सर। ये मथुरा में कई लोगों का हाँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये दोनों सीटें ऐसी थी ना, अयोध्या और मथुरा भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसी सीटें हैं जहां से आपको एक ऐसा प्रत्याशी देना चाहिए था जो अगले 10-20 साल की राजनीति तय करता। जो मतलब मथुरा में हम कहें, हेमा मालिनी बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी अभिनेत्री रही हैं, सबकी ड्रीम गर्ल रही हैं, अभी भी वो ड्रीम गर्ल ही हैं सबकी, लेकिन क्या मथुरा के लोगों के ड्रीम में अब कुछ उनके लिए बचा है? कम से कम हेमा मालिनी को लेकर नहीं बचा है। हर चुनाव के वक्त वो हंसिया लेके गेहूं काटने चली जाती हैं। पता नहीं, समझ में नहीं आता इन लोगों को, या क्या सोचते हैं ये लोग। जनता वोट देगी। मथुरा एक ऐसी सीट है जहां कोई मुश्किल भारतीय जनता पार्टी को नहीं होने वाली है। अब तो उनके पुराने जमाने के प्रशंसक जो पिक्चर उनके साथ बनाना चाहते हैं, जयंत चौधरी, वो भी साथ में आ गए हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगा भाजपा के पास अवसर था अपना एक बढ़िया युवा प्रत्याशी खड़ा करने का, जो अगले 20 साल की राजनीति करता। वो भाजपा ने अवसर खो दिया। सीट भाजपा जीतने जा रही है, अच्छे से जीतेगी। मथुरा में कोई शंका नहीं है सुधांशु जी? ना, बिल्कुल नहीं है। मैं कैंडिडेट हर्षवर्धन जी, एक आपको राजनीति का एक सत्य बताता हूं कि ये भी एक सत्य है कि जात के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, आप उनको देख के बहुत निर्णय लेते हैं, क्योंकि विनेबिलिटी आखिर में कि भाई जीतेगा कौन, ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है, और उसमें जात गणित हर पार्टी करती है। तो ये जाट बहू है, हेमा मालिनी जी क्यों जीतती है वहां पे, या क्यों उनको खड़ा करा गया? नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं, मैं थोड़ा सुन लीजिए। क्या है कि जाट प्रभाव एक बड़ा प्रभाव है मथुरा में, और जिस समय ये निर्णय हो रहे थे ना, तो उस समय ये हुआ कि भाई कौन एक अच्छा जाट फेस लाया जाए। इसके दो उदाहरण थे, बड़े इंटरेस्टिंग है। एक था बीकानेर में 2004 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो भाजपा कभी वो सीट जीती ही नहीं थी, आजादी से कभी नहीं जीती थी। तो भाई ये जाट कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसके लिए क्या करा जाए? तो इनके पति धर्मेंद्र जो हैं उनको लेके आया गया था कि बड़ा जाट है, और सत्य वो निकला। पहली बार जो है धर्मेंद्र पहली बार गए और वहां पे चुनाव जीत गए। फिर वही आया कि जाटों में बड़े नाम क्या होते हैं। कभी दारा सिंह बड़े नाम थे, कभी जैसे मैंने कहा धर्मेंद्र थे। फिर ये जाटों में बहू हैं, जैसे वसुंधरा जी थी ना, वसुंधरा जी हर जात के साथ क्यों थी कि उनकी गुजरों में उनकी बहू थी, वो खुद जो है जाटों में मैरिड थी, खुद परिवार जो था राजपूत परिवार था। तो कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते जो सत्य होते, वो राजनीति के सत्य है। तो एक इनके साथ बहुत बड़ा एडवांटेज जो है वो जाटों तो में कोई शंका नहीं ये है। तो उसी को अभी स्टेटस को क्यों हुआ कि भाई इस समय एक्सपेरिमेंट करने से शायद कुछ हो या ना हो, लेकिन ये सेफ सीट है, चलो इस तरह अभी वो स्टेटस को चलने दो। बट ये जीते हुए जीती हुई सीट है, इससे लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। वेस्टर्न यूपी की एक और सीट मुजफ्फरनगर, जहां बीजेपी के संजीव बालियान तीसरी बार भगवा लहराने का दावा कर रहे हैं। 40% मुस्लिम वोटर्स वाली सीट पर समाजवादी पार्टी ने हरेंद्र मलिक को मैदान में उतारा है। मुजफ्फरनगर को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि यहां पर राजपूत वोटर्स की नाराजगी संजीव बालियान के विजय रथ को रोक सकती है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में इस बार 2019 के मुकाबले करीब 10% मतदान कम हुआ। अब ये कम वोटिंग, हालांकि कम वोटिंग को लेकर भी अलग अलग कारण होते हैं। इस बार कम और ज्यादा वोटिंग को लेकर कोई भी क्लियरली कुछ नहीं कह पा रहा है, और जैसे अनंत जी आप थोड़ी देर पहले कह ही रहे थे कि कोई घोषित कारण नहीं है, या कोई जीत ही जाएगा या कोई हार ही जाएगा कि अगर मतदान कम हुआ है। मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान की विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है? मुझे लगता है संजीव बालियान आराम से जीतेंगे, और इनके जीत का मार्जिन पिछली बार से अलग होगा, मतलब ज्यादा होगा, बढ़ेगा। संजीव बालियान लगातार मुजफ्फरनगर की जनता से जुड़े रहे हैं।
ये जो ठाकुर वाला नैरेटिव शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में, आप अगर ध्यान करिए तो ये इन्हीं की सीट से शुरू किया गया और वो संगीत सोम ने शुरू किया। जी। बाद में संगीत सोम, और इन्होंने संगीत सोम से समझौता भी नहीं किया, अंत तक इन्होंने संगीत सोम से समझौता नहीं किया। संगीत सोम को इस तरह की रणनीति बनाकर एक छोटे से दायरे में समेट दिया गया। आने वाले दिनों में संगीत सोम की क्या राजनीति होगी मुझे नहीं पता। वो वैसे अभी है कहाँ? वो अभी तो भारतीय जनता नहीं, पार्टी में है, लेकिन क्या कर रहे हैं? अभी विधायक हार गए थे, विधायक हार गए थे, चुनाव हार अभी गए नेता है। उसी तरह से संजीव बालियान की सीट को अगर आप विधानसभा, त्यागियों ने पूरे संजीव बालियान को सपोर्ट किया, खुल के किया त्यागियों की, जबकि त्यागियों को लेकर थोड़ा स्केप्टिकल रहते थे संजीव बालियान की पार्टी की त्यागी इनको आधा वोट देंगे, पूरा वोट देंगे। लेकिन हरेंद्र मलिक जी वहां के पुराने जाट नेता हैं। समाजवादी पार्टी को यह लगा था कि हरेंद्र मलिक को यहां से उतार देने के बाद शायद मुजफ्फरनगर में कोई स्थिति में बदलाव हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से संजीव बालियान ने वहां अपनी जमीनी पकड़ बनाई हुई है, तो मुझे लगता है कि राजपूतों ने भी उनको वोट किया है। और मुजफ्फरनगर जो विधानसभा क्षेत्र है जहां से कपिल देव अग्रवाल विधायक हैं, उस विधानसभा क्षेत्र से भी मतलब बहुत इनको बढ़त मिलेगी। तो मिला जुला के, और एक और फैक्टर जो हुआ इनके साथ कि जयंत चौधरी बाद के दिनों में इनके साथ आ गए भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो जाटों की जो थोड़ी बहुत नाराजगी थी, हालांकि मुजफ्फरनगर को लोग जाट लैंड कह देते, वो जाट लैंड है नहीं। मुजफ्फरनगर में ये कंफ्यूजन भी मेरा अभी कुछ दिनों पहले ही दूर हुआ, जब वहां का पूरा समीकरण जब मेरे सामने आया ना, परसेंटेज वाइज के, अच्छा जाटलैंड तो है ही नहीं है दरअसल। ये आप डेमोग्राफी देखेंगे तो आप वो जाटलैंड है नहीं। मुजफ्फरनगर के बारे में दरअसल क्या होता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जब हम समग्रता में बात करते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधि सीट के तौर पर हम मुजफ्फरनगर को देख लेते हैं, तो सारे जाटों को मिला के ये मान लेते हैं कि ये जाटलैंड है। जी हर्षवर्धन जी, नहीं, इसमें मैं बस वही जोड़ूंगा, बाकी जो अनंत जी ने कहा उससे बस एक लाइन जोड़ दूं। देखिए, जब अजीत चौधरी संजीव बालियान को नहीं हरा पाए, तो अब किसी की यह हैसियत हो जाए कि वो इस आधार पर हरा दे, और अब चौधरी चरण सिंह भारत रत्न हैं। अगर आप ये मानते हैं कि जाट भावनात्मक मुद्दों पर वोट करता है, वो अपनी जान देने चला जाता है, लाठी लेके निकल पड़ता है, तो चौधरी चरण सिंह भारत रत्न हो गए। इस वक्त जरा सोचिए क्या हाल होगा जाट गांवों का, और कैसे वो उसको किस तरह से देखते हैं। जीत परिणाम बहुत स्पष्ट है, ज्यादा अंतर से संजीव बालियान जी। अच्छा, इसमें हरिंदर मलिक जो हैं उनका भी राजनीतिक सफर बड़ा रोचक रहा है। मलिक जी तो जनता दल वाले सब जगह से मतलब उनका बड़ा रोचक रहा है। वो कोई पार्टी, कोई संगठन ऐसा नहीं है जहां पे वो उसका प्रतिनिधित्व ना करा हो। सतपाल मलिक बेटा एक और सीट, उत्तर प्रदेश की एक ऐसी सीट जो पूरी दुनिया में मशहूर है, विदेश से कोई भी भारत आएगा तो इस लोकसभा क्षेत्र में जरूर जाएगा। हम बात कर रहे हैं आगरा की। थोड़ा सा मेरा ऐतराज है, मैं जानता हूं यहाँ रोकना ठीक नहीं, आप अभी इसको हर्षवर्धन जी प्रयागराज कहेंगे। देखिए, जिस उत्तर प्रदेश में काशी, मथुरा, अयोध्या, प्रयाग हो, वहां दुनिया से कोई देखने आएगा, ये बिल्कुल गलत है। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे जनसंख्या वाला शहर अगर एक दिन के लिए कोई बनता है तो वो हमारा प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक अब आ रहे हैं कहीं, तो वो जगह है वाराणसी। तो इसलिए अब ये संदर्भ थोड़े बदलने चाहिए। ये लेकिन देखिए 2012 तक का समीकरण या 17 तक भी आप ये कहना चाह रहे हैं ताजमहल पर्यटक कम आ रहे हैं देखने के लिए, काशी मथुरा ज्यादा जा रहे हैं। 10 करोड़ लोग अगर काशी जा रहे हैं तो क्या 10 करोड़ लोग गए क्या देखने के लिए? अच्छा ये बताइए, इतना मतलब कुछ तो होना चाहिए ना भाई। आप ये कह रहे हैं ताजमहल कुछ नहीं है? नहीं है। अब बताओ मोहब्बत है या नहीं है? नहीं, मैं कह रहा हूं सफेद पत्थर का बहुत सुंदर बना हुआ है, तो ऐसे तो जाने कितने भारत में इससे सुंदर सुंदर चीजें बनी हुई। हमने पता नहीं कैसे इसको देख लिया। और मैं फिर कह रहा हूं, भारत आस्था, श्रद्धा, अध्यात्म, विश्वास का, समृद्धि, संस्कृति, परंपरा का देश है। ये कोई मर गया, नहीं बोल दिया, यही रह गया था। कोई मर गया, उसके लिए किसी ने कब्र बनवा दी। कब्र हमारे लिए कैसे हो सकता है, और दुनिया को हम दिखाने के लिए वही कैसे रखेंगे? ये सवाल खड़ा होना चाहिए। आप कहिए, आगरा एक शहर है, आगरा में ताजमहल भी है, और उसके बगल में क्या मथुरा, वृंदावन, उसको देखने के लिए लोग नहीं जाते हैं? वृंदावन में तो बाकायदा विदेशी आते हैं, वहीं बस जाते हैं, राधे राधे करते हैं, वहीं बस जाते हैं, कहते हैं हमारे बांके बिहारी हैं, बस गए वहीं। और आगरा कौन जाके बसता है? बताइए जरा, किसी एक का उदाहरण मुझे बताइए। हाँ, निश्चित तौर पर हमारी सरकारों ने जो सेकुलर खांचा खींचा, हमारे दिमाग को जो कुंद कर दिया, उसमें आगरा हमें फॉरेन टूरिस्ट के लिए सबसे बड़ा आकर्षण दिखता है। ये दरअसल हर्षवर्धन जी मोहब्बत शब्द की व्याख्या करवाना चाह रहे हैं। मैं जितना समझ रहा हूं
कि मोहब्बत के दुकानदार जो है ना वो मोहब्बत के इस वृंदावन और स्मारक मथुरा को जाएं। मोहब्बत के इस स्मारक को विश्व की तरह वैश्विक स्मारक के तौर पर दिखाना चाहते हैं। ठीक है, जब तक विकास नहीं हुआ था, जब तक हमारे दूसरे केंद्र ऐसे नहीं थे और जब तक हमारे अंदर उन केंद्रों को विश्व के पटल पर रखने की इच्छा शक्ति नहीं थी, तब तक ताजमहल को हम लोगों ने सर यहाँ की सारी चीजें अब छोड़िए, तो ये कई बता दें आगरा ताजमहल कौन हमारे जीत रहा है। पास है। चलिए आगरा कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? अब सारे हमें तो बाकी तो कुछ बाकी रहा ही नहीं सारे चर्चा ताज- करने के लिए। सारे वो है ना। ताज जीते जा चुके हैं, अब कुछ बचा नहीं। ठीक है, अगली सीट कानपुर की बात कर लेते हैं। ओ भाई साहब। कानपुर लोकसभा सीट ये इस तीसरी बार सीट है, ये तो कहा अभी जा जो रहा है कि बच्चों जो कि कुछ चूक तो नहीं गई मैं नहीं, मैं नहीं, कानपुर बिल्कुल, बता रही थी। आप ठीक है। इस बार कहा देखिए कानपुर जो जीता है वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। हम कानपुर की बात कर रहे हैं। पिछले 3 चुनाव की बात करें तो 2009 में यहां से कांग्रेस के श्री प्रकाश जायसवाल चुनाव जीते। 2014, 2019 में कानपुर वालों ने कमल खिलाया। कानपुर में इस बार सीधा मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार रमेश अवस्थी और कांग्रेस के आलोक मिश्रा के बीच है, क्योंकि सपा से गठबंधन के तहत यह सीट कांग्रेस को मिली। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही सवर्ण प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, क्योंकि कानपुर सीट पर करीब 6 लाख ब्राह्मण वोटर्स हैं। इसके अलावा 4 लाख मुस्लिम वोटर्स की संख्या है। सारे समीकरणों को साधने में बाजी कौन मारता है? सुधांशु जी, आप शुरुआत में कह रहे थे कि वही पार्टी इंडिया अलायंस ने कांग्रेस पार्टी को वही दिए जहां पे सीटें वो ये दी। जानते हैं कि वो हारने वाले हैं, वहां पे जीतने की संभावना नहीं है। कानपुर ऐसी ही सीट है। कानपुर जो है गढ़ रहा है। ठीक है, जायसवाल जी जो थे रहे 14 से पहले, 14, 19 और जो विधानसभा चुनाव हुए हैं जी, उनमें भी कानपुर में भाजपा का जो प्रदर्शन है अति उत्तम रहा है। तो इसलिए ये सीट जो है लोग कुछ भी कहें, मतलब ये सीट तो एक तरफी जाने वाली है। यहाँ का जो पूरा समीकरण है उस समीकरण में भाजपा के प्रति लोगों में बहुत आस्था है और ये सीट जो है भाजपा के खाते में जाने वाली है। कोई शक नहीं, यही मैंडेट जो है भाई देखो, genuine- आनंद जी बोल लें तब फिर मैं बोलूं। इस बार हर्षवर्धन जी की बात मैं कह देता हूँ, हाँ जी, क्योंकि हर्षवर्धन जी हैट्रिक लगाएं, इसके पहले उनकी बात मैं बोल देता हूँ। हर्षवर्धन जी ये कहने वाले इस सीट के बारे में कि भारतीय जनता पार्टी ने ये तीसरी ऐसी सीट है उत्तर प्रदेश की जहां एक अवसर गंवा दिया। अच्छा जी, ये यहाँ के उम्मीदवार, मतलब इस जो तीनों उम्मीदवार चारों दिखाए, इसमें एक मतलब चौपाई याद आती है, कोबड़ छोट कहत अपराधु। ये तीनों ऐसे हैं। जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, वो कोई शक नहीं है, वो नरेंद्र मोदी का बीजेपी करिश्मा वाले है। कॉल नहीं कर देते आप लोगों को कि बहुत ज्यादा टिकट वितरण को जो है? नहीं, बीजेपी वाले क्या कॉल करेंगे? अब हम तो आप इतने अब आप सालों ही बता दीजिए फिर जो उम्मीदवार किसको हम दें? तो 80 से नहीं, हम ये काम नहीं करते। ये काम लोग स्टूडियो में बैठ के मंत्रिमंडल बनवाने वाले लोग दूसरे हैं, मीनाक्षी क्षमा करिएगा, वो हम लोग नहीं करते ये सब काम। वो वहीं से बैठ के करते, अच्छा राजा को ये मंत्रालय दे दो, प्रजा को ये मंत्रालय दे दो। हम लोग उस धंधे में नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है हम लोग तो आपको बीजेपी की उल्टा बोल रहे हैं कि भैया यहाँ एक अवसर था जिसको आपने गंवा दिया। पता नहीं कहां से रमेश अवस्थी को ले आए। कोई राजनीतिक ये नहीं, कोई संगठन से उनका जुड़ाव नहीं। उनके जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के जो समविचारी संगठन है इतने सारे, उन संगठनों से भी कहीं से, मतलब कहीं से कुछ नहीं। पत्रकार ऐसा सुना है कि मैं पत्रकार है शायद वो, अब वो आप बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि मतलब चुनाव में मैंने भले ही ये कहा है कि मर्यादा नहीं है, लेकिन मेरे बोलने में कुछ मर्यादा है जिसका मुझे पालन नहीं, अभी आप करना नेता पड़ता नहीं है। हुए ना सर। नहीं, अभी आप नेता हो नहीं, जाइएगा तो फिर अलग बात है। मतलब हर्षवर्धन जी को कुछ स्वतंत्रता हासिल है, जो स्वतंत्रता को मैं अपने लिए थोड़ा सीमित कर लेता हूं। नहीं, लेकिन ठीक बात है, मुझे लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए। और ये रमेश अवस्थी जी, मतलब पत्रकार भी कितने क्या रहे हैं वो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। ये आम पार्टी के लिए मशहूर रहे। अब भाजपा में किन किन नेताओं को इन्होंने आम पार्टी दे देकर अपने पक्ष में कर लिया, और ये इतने ज्यादा वहां मतलब जिसको कहते हैं ना कि प्रतिष्ठा इनकी इतनी जबरदस्त है कि इनको लोग पहचान भी नहीं पाते। माला दूसरे को पहना दिया, इतने प्रतिष्ठित है और इतने समझदार हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ रोड शो में मोदी जी के मुंह पे ही कमल का निशान लगा देते हैं। ये ऐसे प्रत्याशी हैं। किसने इनको टिकट दिलाया? ये भारतीय जनता पार्टी में जांच होनी चाहिए। सुधांशु जी जितने बताएंगे ना? टिकट मिले हैं, सबसे खराब टिकट। अब अंधों में काना राजा हो के कोई सांसद बन जाए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।